Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT virtual classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT virtual classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के ऊपर, यानी कक्षा 10 विज्ञान। अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपकी बुक के समझ रहे हैं, जो कि है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये टॉपिक आपके बुक के चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु के अंतर्गत आता है, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें कि हम लोगों ने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझा था धातुओं और अधातुओं की। और आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसमें हम लोग कुछ काफी इंपॉर्टेंट प्रकार की अभिक्रियाओं को देख चुके हैं, जिसमें कि हमने कुछ 2-3 प्रकार की अभिक्रियाएं देखी हैं। और आज हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म से संबंधित आखिरी अभिक्रिया को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग सक्रियता श्रेणी के बारे में भी चर्चा करेंगे, और अब तक जितनी बातें हमने सीखी है, जितनी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं, उनके आधार पर आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन और हेल्थी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे, कॉपी और पेन आपके हाथ में होगा, और जो चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं वो आप नोट डाउन करते होंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को। सो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th का ये सब्जेक्ट है और टॉपिक है हमारा आज का, जिसमें कि हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स पढ़ रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे आज की क्लास में रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद salt solutions of other metal, यानी कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। ठीक, चलिए चलते हैं आगे क्लास में। अब तक हम जिन बातों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिन टॉपिक्स को हम समझ चुके हैं बच्चों, वो है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार की अभिक्रियाओं को समझ चुके हैं, जैसे कि वायु में दहन। वायु में दहन मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। वायु में दहन में हमने देखा था कि किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही थी। देखिए नीचे मैं सीरीज भी बना रहा हूँ, ठीक है, जो हमने अब तक पढ़ा है उस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। वायु में दहन हमने देखा था कि सोडियम और पोटेशियम का जो वायु में दहन था वो बहुत ही तीव्र गति से हो रहा था, है ना। तो सोडियम पोटेशियम जो है, फर्स्ट वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, सोडियम पोटेशियम जो है ये तीव्र गति से अभिक्रिया कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि जो एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड बनता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि अदर जो ऑक्साइड हैं उनका नंबर आता था, जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ठीक है, और आयरन हो गया, सिल्वर हो गया एंड गोल्ड हो गया। तो यहाँ से हमको क्या पता लग रहा था, यहाँ से हमको पता लग रहा था कि सोडियम और पोटेशियम जो है ज्वलनशील प्रकार के, इनकी जो अभिक्रिया होती है वो अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब ये बहुत तेज अभिक्रियाशील है। अब दूसरे प्रकार की अभिक्रिया में हमने देखी जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया में हमने देखा कि पुनः जो सोडियम और पोटेशियम है इन्होंने बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करी। और उसके बाद हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम के बाद हमने देखा कि कैल्शियम ने भी ठंडे पानी से अभिक्रिया कर ली थी, लेकिन मैग्नीशियम ने ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करी। मैग्नीशियम के लिए पानी को गर्म करना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है इन्होंने ठंडे पानी और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करी, तो इनके लिए हमने भाप के साथ अभिक्रिया कराई। और इसके बाद कॉपर हमने देखा, कॉपर एंड सिल्वर एंड गोल्ड, ये कुछ धातुएं ऐसी हैं जिन्होंने किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करी। तो हम जो भी अभिक्रिया कर रहे हैं उसमें हमको एक क्रम मिल रहा है, उसमें हमको
तो धातुओं का एक क्रम मिल रहा है जिससे कि हम पता लगा पा रहे हैं कि कौन सी धातु तीव्र गति से अभिक्रिया कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। इसके बाद हमने देखा अपनी पिछली क्लास में अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो अम्लों के साथ अभिक्रिया में हमको तो ये बात क्लियर हो चुकी है, सोडियम पोटेशियम जो है तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। लेकिन इसके बाद जो बीच की जो धातुएं हैं इनके बीच में हमको जो है डिफरेंस क्लियर पता लग पाया, यहाँ पर हमको क्रम पता लग पाया कि मैग्नीशियम जो है तीव्र गति के साथ अभिक्रिया करता है, फिर एल्यूमिनियम का नंबर आता है, फिर जिंक का और फिर आयरन का। तो अब हमारी जो ये श्रेणी है, जो सीरीज है, ये थोड़ा बहुत क्लियर होती हुई हमको दिखाई दे रही है। और इसके बाद लास्ट में जो एजी है और एयू है, सिल्वर है और गोल्ड है, इसमें फिर से कोई अभिक्रिया नहीं करी, तो ये फिर से लास्ट में आ गए हैं सीरीज के। ठीक है, तो हमने इन सारी बातों को देखा और इसके बाद हम आज जो है इस श्रेणी को, इस सीरीज को और क्लियर कर देंगे अपनी 4th नंबर की जो रिएक्शन है इसको पढ़ के, जब हम देखेंगे कि एक धातु जो है अपने अन्य धातु लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से करती है और ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो हमें एक श्रेणी मिल पाएगी जिसमें हमने सारी धातुओं को एक ऑर्डर में, एक सीरीज में लगा दिया होगा और सभी हम क्या बात कर पाएंगे कि सभी का जो अभिक्रियाशीलता है, सभी का जो रिएक्टिविटी है, उसको हम लोग आज की क्लास में बना पाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास में अपनी पिछली क्लास में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को छोड़ा था, ठीक है, उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। आप लोग इसको एक्स्ट्रा नोट करके लिखेंगे, नोट कीजिए मेरे साथ आप सभी। नोट में कभी कभी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम नहीं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्वायर एरिया से संबंधित। एक्वायर एरिया क्या है? तो लिखेंगे हेडिंग एक्वा रेजिया, एक्वायर एरिया। तो एक्वायर एरिया कुछ नहीं है, एक्वायर एरिया जो है दो अम्लों का एक मिश्रण है। जो अम्ल जो है वो स्पेसिफिक है और जो अनुपात है उनका जो रेशियो है दैट इज आल्सो स्पेसिफिक। क्या है अम्ल? दो अम्लों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? HCl, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इनका जो अनुपात होता है बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है। हम 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं, यानी कि जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को क्रमशः 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो जो उसका जो मिश्रण होता है, जो ताजा मिश्रण होता है, उसका नाम हम क्या कहते हैं? वो है एक्वायर एरिया। एक्वायर एरिया का एक और नाम है, एक्वायर एरिया का एक और नाम है रॉयल जल। इसे हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, रॉयल जल, रॉयल जल। ठीक है, तो ये क्या इसका यूजफुल है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? इसकी जो इंपॉर्टेंस है, ये इतना पावरफुल होता है कि ये गोल्ड को भी गला सकता है। इतना पावरफुल ये मिक्सचर होता है कि ये गोल्ड को भी गला सकता है। ठीक है, तो एक्वायर एरिया इतना शक्तिशाली एक मिश्रण होता है कि ये गोल्ड को भी गला सकता है। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति है, ये एक प्रबल संक्षारक है। ये एक प्रबल संक्षारक है, मतलब किसी धातु के संपर्क में आते तुरंत ही उसे खराब करना शुरू कर देता है। ठीक, और गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने के लिए इस अभिकर्मक का हम लोग प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? तो एक्वायर एरिया से संबंधित अगर कोई बात आएगी एग्जाम में तो लिख पाएंगे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड सांद्र नाइट्रिक अम्ल को जब 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं, तो जो ताजा मिश्रण हमारे पास बनता है उसको हम एक्वायर एरिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम रॉयल जल भी है। ठीक है, और क्या इसकी सामर्थ्य है? इसका सामर्थ्य है कि गोल्ड को भी गला सकता है, एवं ये एक इसकी जो प्रकृति है वो प्रबल संक्षारक प्रकृति का होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे नंबर 4, लास्ट अपना जो अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, जो आज का टॉपिक है उसको हेडिंग डाल दीजिए, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स
with metal salts, with metal salt solutions. With solutions of other metal salts. ठीक है, इस अभिक्रिया में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि एक धातु है वो अन्य धातु के लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करेगी। ठीक, तो देखिए धातु ए है, हम इस अभिक्रिया को पढ़ चुके हैं इसीलिए मैं इसे थोड़ा स्पीडली बात करेंगे। धातु ए और दूसरी धातु का क्या होना चाहिए, लवण विलयन होना चाहिए। तो धातु है तो दूसरी धातु होगी बी, सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है, और उसका क्या है, लवण विलयन। जब ये अभिक्रिया होगी तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा धातु ए का लवण विलयन प्लस धातु बी, ठीक है, और हमको धातु बी देखने को मिलेगी। ठीक, हमने किया क्या, हमने अभिक्रियाएं करा के देखी, कुछ अभिक्रिया हमने करा के देखी, तो उन अभिक्रियाओं को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने, जरा ध्यान से इसे देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, इसको तो आप बॉक्स में बंद कर लीजिए क्योंकि ये आपके पास इस अभिक्रिया का सूत्र टाइप से हो गया, आपको इसको इस प्रकार से याद रखना है। अभी मैं कोई एक धातु लेता हूं, सपोज मैं ले रहा हूं यहां पर एक अभिक्रिया में यहां पर लिख रहा हूं कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। देख रहे हो ना, धातु ए है और दूसरी धातु का लवण विलयन, इसको हम लवण विलयन कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे। और एक अभिक्रिया में इस प्रकार से लिख रहा हूं। मैंने दो अभिक्रिया करा के देखी, एक बार कॉपर धातु की आयरन सल्फेट के विलयन के साथ और एक बार आयरन धातु की कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, जब मैंने आयरन धातु की अभिक्रिया कराई कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ, जब मैंने आयरन धातु की अभिक्रिया कराई लोहे की अभिक्रिया कराई कॉपर सल्फेट के साथ, तो मुझे यहां पर देखने को मिला FeSO4 प्लस Cu, जबकि ऊपर वाली कंडीशन में मुझे कोई अभिक्रिया होती हुई नहीं दिखी। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, आप कहेंगे ये कैसे हो गया। इस प्रकार से मैंने चेक किया, अन्य धातुओं के लिए भी चेक किया, अदर धातुओं के लिए भी मैंने ये प्रकार चेक किया। ठीक है, जैसे सपोज एक बार और बात कर लेते हैं जिंक सल्फेट की, जैसे एक और बात कर लेते हैं जिंक सल्फेट की। तो जिंक सल्फेट के साथ मैंने देखा जिंक सल्फेट के साथ मैंने देखा आयरन की अभिक्रिया करा के, यहां भी देखा मैंने, तो यहां पे मुझे कोई अभिक्रिया होती भी नहीं। जिंक सल्फेट के साथ आयरन की अभिक्रिया कराई, तो यहां भी मुझे कोई अभिक्रिया होती हुई नहीं दिखी। लेकिन फिर से बता रहा हूं, एक और पॉइंट देखो, अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने जिंक की अभिक्रिया कराई आयरन सल्फेट के साथ FeSO4, तो यहां मुझे अभिक्रिया होती हुई दिखी। यह अभिक्रिया कौन सी है, यह अभिक्रिया याद कीजिए, हम इस अभिक्रिया को पढ़ चुके हैं। यह है विस्थापन अभिक्रिया, चैप्टर नंबर 1 में हम जब अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। दिस इज विस्थापन अभिक्रिया, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा है। ये बातें भी आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। ठीक है, इसको हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं। जब हमने देखा आयरन की जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन जिंक की आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराने पर अभिक्रिया हो जाती है। इस प्रकार हमको यहां से ये बात पता चली कि एक धातु दूसरी धातु को उसके लवण विलयन से प्रतिस्थापित कर रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ जो है कि वो धातु जो है दूसरी धातु से अधिक अभिक्रियाशील है, वो धातु जो है दूसरी धातु से अधिक अभिक्रियाशील है। नहीं, यानी कि यहाँ पर मुझे क्या बात पता चल रहा है, आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है।
और नीचे मुझे क्या बात पता चल रही है यहाँ पर कि जिंक जो है आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक जो है आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब कि जो धातु दूसरी धातु से अधिक अभिक्रियाशील होगी वो धातु दूसरी धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देगी। मतलब कि सीधी सीधी बात है कि अभिक्रियाशीलता के मामले में आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, लेकिन जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। दैट मीन्स कि यहाँ से हमें एक बात पता लगती है बच्चों, यहाँ से हमें एक बात पता लगती है कि अभी जो अभिक्रिया करने का क्रम होगा, यदि हम देखेंगे कि धातुओं में विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, धातुओं में विस्थापन अभिक्रिया करवा के हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी एक धातु दूसरी धातु से अधिक अभिक्रियाशील है या फिर कम अभिक्रियाशील है। क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सी एक धातु दूसरी धातु से अधिक अभिक्रियाशील है या कम अभिक्रियाशील है। सर जैसे हमको सपोज आयरन और जिंक को चेक करना था, तो एक बार हमने आयरन की जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराई और एक बार जिंक की आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया, दोनों में से कौन सी अभिक्रिया हुई? जिंक की आयरन सल्फेट के साथ। तो यहाँ से क्या पता लगा, जो अकेली धातु होगी वो ज्यादा अभिक्रियाशील होगी, मतलब यहाँ पर जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर ये अभिक्रिया हो जाती तो आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील होता। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इन सभी चीजों को चेक करके अब तक जितनी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी उसके आधार पर और इन ये जो हमने विस्थापन अभिक्रिया देखी इसके आधार पर हमने धातुओं की एक सीरीज बना ली, जिसमें कि हमने पता लगा लिया कि जो धातुएं हैं वो एक दूसरे से कितनी ज्यादा जो अभिक्रियाशील है वो कौन सी है और कम अभिक्रियाशील है वो कौन सी है। तो उसके आधार पर हमने एक सीरीज बना ली। इस सीरीज को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस सीरीज का हमने क्या नाम रखा? इस श्रेणी का नाम हमने रखा सक्रियता श्रेणी। और ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी आपके स्क्रीन पर। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि धातुओं का जो एक क्रम है वो मुझे देखने को मिल रहा है। धातुओं का एक क्रम मुझे देखने को मिल रहा है जिसमें कि ओके वेट अ मिनट, इसको थोड़ा और मैं साइज का इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो धातुएं हैं वो एक फिक्स ऑर्डर में यहाँ पर लगी हुई है, जैसे कि पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। तो अब तक हम जो बातें कर रहे थे वो आपको समझ में आ रही है। पोटेशियम और सोडियम सब जगह इनकी अभिक्रिया कैसी हो रही थी? तेज अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ हो चाहे जल के साथ हो चाहे अम्लों के साथ हो, इनकी अभिक्रिया बहुत तेज थी, इसीलिए सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आए, मतलब सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद हमने देखा कैल्शियम की जब जल से अभिक्रिया करी तो ठंडे पानी में कैल्शियम ने कर ली थी अभिक्रिया, लेकिन मैग्नीशियम के लिए गर्म पानी करना पड़ा, मतलब कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया जो होगी वो कैल्शियम से स्लो होगी, इसीलिए कैल्शियम ने ठंडे पानी से अभिक्रिया कर ली, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के ऊपर आ गया। फिर एल्यूमिनियम हमने देखा था कि एल्यूमिनियम हर जगह अभिक्रिया नहीं कर रहा था, लेकिन एक केस हमने ऑक्साइड देखा था इसका बनता हुआ। फिर जिंक और आयरन में हमने कैसे पता लगा लिया? जिंक और आयरन में हमने एक तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके चेक किया, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ये ऑर्डर हमको कंफर्म हो गया था ये वाला इनका, और इसके साथ ही हम विस्थापन अभिक्रिया से भी इसमें चेक कर लिया। और इसके बाद की जो धातुएं हैं जहां पर हमको कंफर्मेशन नहीं हो पा रही थी, कॉपर जो है, कॉपर धातु, इसने ना तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी, ना जल के साथ अभिक्रिया करी, है ना, ना ही अम्ल के साथ इसने अभिक्रिया करी, मतलब कॉपर जो है वो अन्य धातुओं की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होगा, है ना। तो कॉपर जो है नीचे आ गया। और हमने देखा कि जो ये सिल्वर, एजी मतलब सिल्वर हो गया और एयू मतलब गोल्ड हो गया, इन धातुओं ने तो अभिक्रिया करी ही नहीं थी, मतलब कि इनकी अभिक्रियाशीलता क्या है? सबसे कम है। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास एक अभिक्रियाशीलता का क्रम है बच्चों। इस क्रम से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी धातु जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु जो है कम अभिक्रियाशील है, यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स हम बता सकते हैं। और किसके आधार पर? किस आधार पर? जो हमने पीछे अभिक्रियाएं देखी थी, जो हमने पीछे रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी, 4 प्रकार की, 1, 2, 3 और 4। कौन कौन सी प्रकार की अभिक्रियाएं? एक बार दोबारा से चलते हैं, समझते हैं उसको। हमने पढ़ी थी ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं, जिसमें हमने नंबर 1 पढ़ी थी धातुओं का वायु में दहन, दूसरे नंबर पे पढ़ा था धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था अम्लों के साथ अभिक्रिया, और चौथे नंबर पर हमने पढ़ा अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। ठीक हो गया? तो चारों अभिक्रियाओं के आधार पर हमने क्या करा, क्या मकसद रहा हमारा, क्यों सीख रहे थे हम इनकी अभिक्रिया? क्योंकि हमको सक्रियता श्रेणी पता लगाने की, सक्रियता श्रेणी बनानी, ठीक है, और वो हमने बना ली। दैट मीन्स कि हमारा मकसद यहाँ पर पूरा होता है इन चीजों को समझने का। अब हमारे पास एक श्रेणी है जिसके आधार पर हमें तुरंत पता लगा सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं कि कौन सी धातु जो है अधिक अभिक्रियाशील और कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है। आई बात समझ में? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, गुड।
सक्रियता श्रेणी के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, सक्रियता श्रेणी के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, इसको साइड कर देते हैं। ये सीरीज जो है आपको आपकी बुक में मिल जाएगी, अदरवाइज जो है मैंने यहाँ पर पेस्ट करी थी, आप यहाँ से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक, तो सक्रियता श्रेणी के बारे में 2 लाइन लिखेंगे बस। वह सूची वह सूची वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड सक्रियता श्रेणी को हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी को लिख लेंगे, सीरीज बना भी लेंगे। सीरीज को एक बार दोबारा दिखा देता हूं आप सभी को। तो सबसे ऊपर है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है जिंक, फिर है आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, देन कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ओके, जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम अभिक्रियाशील। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। तो अब हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस, ये आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं और आई होप की जो बातें हमने अब तक करी उसके आधार पर ही ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन जो है छोटे साइज में दिखे, कोई नहीं, मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसको मैं आपको लिखवा भी चुका हूं। दैट इज सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है। सोडियम को केरोसिन में डुबोने का कारण ये है कि सोडियम हम देखते हैं, अगर सक्रियता श्रेणी के ऊपर नजर डालते हैं तो सोडियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सोडियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं में से एक है। दैट मीन्स कि अगर हम सोडियम को ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करके ये तुरंत से ऑक्साइड बना लेगा। और ये अभिक्रिया जो है आप जानते हैं कि ये अभिक्रिया जो है बहुत ही ज्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत ही ज्यादा ऊष्माक्षेपी होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सोडियम को हम लोग खुले में नहीं रख सकते, हम इसको क्या करते हैं, उससे बचाने के लिए केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं ताकि ये इस प्रकार की अभिक्रिया ना कर पाए। सेकंड है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया हम लोग लिख चुके हैं, तो हम लोग थर्ड पार्ट में थे इसमें। देखिए आयरन हमने देखा था कि आयरन ये रहा, वेट अ मिनट, भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया कुछ ऐसी होती है, आयरन जो है ये जल, ठंडे और गर्म दोनों जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता,
तो इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, भाप के साथ। तो भाप का सूत्र भी वही होगा जो जल का सूत्र होता है, बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जल की जो अवस्था है वो गैसीय अवस्था में है, ज्यादा गर्म जल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, इसका ऑक्साइड बन जाता है, Fe3O4 बन जाता है, और हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त होती हुई हमें दिखती है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को संतुलित भी करेंगे। अगर आपसे बोला गया कि अभिक्रिया लिखनी है आपने, संतुलित करनी, संतुलित भी उसे करनी आनी चाहिए, तो ये 3Fe हो जाएगा, ये 4H2O हो जाएगा, और Fe3O4 देन ये 4H2 हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया आपके पास, इनके नीचे उत्पादों के और पदार्थों के नाम जरूर लिखें, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस रूप में है तो इस पर ऐसा चिन्ह लगा देंगे क्योंकि ये गैस है, हाइड्रोजन गैस बनती हुई हमें यहाँ दिखती है। ओके, बात समझ में आ गई। Fe3O4 इज आयरन का ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया लिखिए। तो जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया भी लगभग सिमिलर है। कैल्शियम की जो अभिक्रिया होती है वो ठंडे जल के साथ हो जाती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इसके अलावा कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता हुआ हमें दिखता है, और प्लस हमें हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होती हुई दिखती है, ठीक है। अभिक्रिया संतुलित करेंगे तो अभिक्रिया लगभग संतुलित है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हमने एक बात करी थी, जो हाइड्रोजन गैस है इसके बुलबुले जो हैं ये कैल्शियम की धातु पर चिपक जाते हैं, कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम जो है हमें जल में तैरता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इसके फलस्वरूप कैल्शियम जो है हमें जल में तैरता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट के ऊपर बात करें तो हमारे पास है एक और पॉइंट है कि कैल्शियम तथा पोटेशियम के साथ अभिक्रिया। तो पोटेशियम के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, पोटेशियम के साथ भी लगभग सिमिलर अभिक्रिया होती है। पोटेशियम के साथ देखो K प्लस H2O, तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, पोटेशियम का क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड होता है KOH, देन हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। जो भी गैस होगी उसके ऊपर आप ऐसा साइन लगाएंगे, एरो का, तीर का ऊपर की तरफ। समीकरण को संतुलित कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 2 एंड ओके 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। आई थिंक समीकरण संतुलित हो गई है। इस अभिक्रिया में आपको एक बात और ध्यान देनी है कि जब पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये अभिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, इसीलिए अभिक्रिया में अत्यंत ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। हमको ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हुई दिखाई देती है, तो प्लस ऊष्मीय ऊर्जा भी हम इसमें लिखेंगे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, नाम लिख देंगे इसके नीचे, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक हो गया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग जो है इनको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इनको हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आई होप कि अब तक जो बातें बताई गई वो आपके समझ में आई होंगी। अगली क्लास में हम जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उसके आधार पर इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने आज की क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ठीक वहीं से उन बातों को जहां पर हमने आज की क्लास में छोड़ा है, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन्हें एक बार जरूर रिवाइज करेंगे, एक बार जरूर देखने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।